योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और प्रश्न दोनों तरफ से पूछे जाते हैं। अध्यापक भी प्रश्न पूछते हैं और छात्र भी प्रश्न पूछते हैं। छात्र अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, कोई पाठ समझ में नहीं आया इसके लिए प्रश्न पूछते हैं, और शिक्षक इसलिए प्रश्न पूछते हैं ताकि उनको ये पता चले कि उन्होंने जो अभिगम कराया है, जो पाठ पढ़ाया है, वो बच्चों को ठीक से समझ में आया या नहीं, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। तो कहा जाता है कि जब प्रश्न को आप पूछते हैं तो उसमें, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने ध्यान दिया था, कि कठिन प्रश्न जो विद्यार्थी शिक्षित है या जो इंटेलिजेंट है क्लास में, उनसे कठिन प्रश्न पूछना चाहिए। और आप लोग भी इसको अपनी कक्षा में इस्तेमाल करें। और जो छात्र थोड़े कमजोर हैं उस विषय में, उनसे सरल सवाल पूछना चाहिए। यही तरीका है। दूसरी बात ये कही गई है, जब भी आप क्वेश्चन पूछें, आप टीचर हैं, आपने अपने छात्रों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन विनम्रता पूर्वक पूछेंगे। ऐसा नहीं बहुत हार्ड या सामने वाले को परेशान करने के लिए, तो नाराजगी के साथ गुस्से में प्रश्न पूछेंगे। ऊपर दो चीजें हम लोगों ने देखी, जो छात्र इंटेलिजेंट है उनसे कठिन प्रश्न पूछेंगे, जो छात्र थोड़ा कमजोर है, आपको पता होता है टीचर को, उनसे सरल क्वेश्चन पूछेंगे ताकि दोनों का उत्साह बना रहे। अगर इंटेलिजेंट छात्र से सरल क्वेश्चन पूछ देंगे तो उनका कुछ दिनों में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उनको लगेगा कि ये क्लास मेरे लायक नहीं है, ये तो मेरा समय बर्बाद हो रहा है। और अगर कमजोर छात्र से कठिन सवाल पूछ देंगे, उनको लगेगा कि मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, बेकार है क्लास। तो दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। इसीलिए बहुत विनम्रता पूर्वक सवाल पूछना है। और सवाल पूछने का तरीका, इंटेलिजेंट छात्र से कठिन प्रश्न और कमजोर छात्र से सरल क्वेश्चन पूछना। उसके बाद जो प्रगमन का सिद्धांत था उसको हमेशा लागू रखेंगे कि अगर एक ही छात्र से ज्यादा सवाल पूछने हैं तो सरल प्रश्न पहले पूछेंगे और कठिन प्रश्न बाद में पूछेंगे। प्रश्न पूछने के क्या क्या फायदे हैं उसको देख लेते हैं। प्रश्न पूछने से क्या होता है कि छात्र का ध्यान उस विषय की तरफ जाता है। अगर कहीं और उनका ध्यान है तो वो अपने ध्यान को कहीं और से वापस लाएंगे। उनको लगेगा कहीं टीचर ये ना सोचे कि मेरा ध्यान यहाँ नहीं था, मैं चीजों को नहीं समझ पाया। तो अपनी बेइज्जती से भी बचने के लिए, और कई बार जिज्ञासा से भी, और कई बार उसको सीखने से भी, मतलब ये डिपेंड करता है कि छात्र की मनोस्थिति क्या है। लेकिन जिस मनोस्थिति में भी हो, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो छात्र का ध्यान उस विषय की तरफ, उस पाठ की तरफ खींचता है। साथ ही उसकी रुचि भी बढ़ती है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया और टीचर ने उनको बेइज्जत करने के लिए सवाल नहीं पूछा है, सीखने सिखाने के लिए पूछा है, उस सेंस में जब आप प्यार से मधुर आवाज में आराम से क्वेश्चन पूछते हैं और प्रोत्साहित करते हैं छात्र को जवाब देने के लिए, तो छात्र की जिज्ञासा ऐसी बढ़ती है कि वो जो चीज नहीं जानता है उसको जानने के लिए वो उत्सुक हो जाता है। तब वो उल्टा सवाल करता है, उसमें जहां उसको समझ नहीं आया वो बताता है कि यहाँ पर सर मुझे समझ नहीं आया है, इसको कैसे हम याद करें या कैसे इसको समझा जाए। ये इसका इम्पोर्टेंट है। टीचर को पता चलता है कि उन्होंने जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आया या नहीं। ऐसा तो नहीं कि यहीं पे हमें रुक जाना चाहिए या इसी को अलग तरीके से समझाना चाहिए, अलग शब्दों में। तो टीचर को ये पता चलता है कि अगले पाठ पर हमें जाना है या नहीं जाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहते हैं कि जो अब तक हमने पढ़ा, अगर कोई चीज कई बार टीचर पढ़ाने में, लेक्चर के दौरान बताने में भूल जाते हैं, प्रश्नोत्तरी के दौरान वो चीजें अगर टीचर को याद आ जाती हैं तो समझाने में जब उत्तर दे रहे होते हैं तो जो चीजें छूटी हैं उसको फिर से ऐड कर देते हैं। यानी पहले जो ज्ञान दिया उसमें नया ज्ञान जोड़ देते हैं। शिक्षक को ये पता चलता है कि उनका प्रशिक्षण जो पढ़ाया वो कंप्लीट रहा या नहीं, सफल रहा या नहीं, या अगली क्लास में हमें इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। और स्टूडेंट्स के लिए मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने में मदद होती है। अब कहते हैं प्रश्नों के प्रकार कितने हैं।
ऐसे प्रश्नों के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में 7 प्रकार बताए गए हैं। ये इस बारे में हालांकि ऐसा नहीं आता है क्वेश्चन के कितने प्रकार बताए गए, लेकिन प्रकार जो है उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो उसमें भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहे। पहला है प्रस्तावना वाले प्रश्न। प्रस्तावना वाले प्रश्न का इस्तेमाल हम लोग कई बार कर चुके हैं, अपनी कक्षा में भी कर चुके हैं, और आप जब आपने टीचिंग की होंगी तो आप भी करते हैं। जैसे कि अगर आप योगा क्लास लेने जा रहे हैं, किसी को यूं ही सिखाने भी जा रहे हैं वजन कम करने के लिए, तो आपको उनके बारे में अगर नहीं पता है कि इनका नॉलेज कितना है, तो उनसे प्रस्तावना वाले सवाल आप पूछ देते हैं। तो वो कैसे हैं उसको चर्चा आगे करते हैं, पहले देख लेते हैं। प्रस्तावना वाले प्रश्न हो गए। उसके बाद है प्रश्न बनाना। तीसरा है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, कुछ समस्याओं वाले प्रश्न, बोध कराने वाले प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। ये मुख्य है, इनको देखते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल। प्रस्तावना वाले प्रश्न दो तरीके, जैसे हमने बताया अभी कि अगर आप क्लास लेने गए और आपको नहीं पता है कि सामने वाला जो स्टूडेंट है हमारा, जो जिनको कमर में दर्द है या और क्या परेशानी आपको नहीं पता है, या आपको अगर ये जानकारी हो भी गई और आपको पहली क्लास लेनी है, आप तो उनसे आप पूछते हैं ये कि आप योग के बारे में क्या जानते हैं, या आप योग के को किस नज़र से देखते हैं, योग आप क्यों करना चाहते हैं। इस तरह के कई क्वेश्चंस हम जब यौगिक अभ्यास किसी को घर पे कराने जाते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ, या आपके योग संस्थान पे कोई करने आते हैं तब की बात कर रहा हूँ। दूसरा है टीचिंग वाले। अगर आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट ज्ञान के लिए पढ़ रहा है, सिर्फ अपना मोटापा कम करने के लिए नहीं कर रहा है, उस दौरान क्या होता है, आपने एक उठाया कि आज हमें आसन पढ़ाना है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आसन के बारे में छात्रों को पहले से कितनी जानकारी है। ऐसा तो नहीं है कि छात्र आसन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो हमें शुरू से बताना होगा। और छात्र अगर आसन के बारे में जानते हैं तो हम उससे ऊपर का नॉलेज उनको दें। तो ये प्रस्तावना वाले क्वेश्चन होते हैं, हम पूछ देते हैं बताइए आप आसन से क्या समझते हैं, आसन से क्या होता है। तो ये प्रस्तावना, जैसे कई बार अपनी क्लास में भी हुआ है कि हमने प्राणायाम के बारे में पढ़ा है, तो पूछा प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम के बारे में आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। अलग अलग छात्रों से उनकी राय ले लेते हैं, और ऐसे कई टॉपिक्स आए हैं, आप लोग इसका अनुभव आप लोगों को है। प्रारंभ में कहते प्रारंभ में कहते हैं प्रस्तावना वाले प्रश्न जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, एक दो क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, उसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि छात्रों की स्थिति क्या है। उसके बाद कहते हैं प्रश्न बनाना। प्रश्न बनाने से तात्पर्य है कि इसमें विद्यार्थी को किसी अभ्यास अथवा विषय में आगे बढ़ाने में शिक्षक की मदद करता है। प्रश्न बनाने में कि जैसे तुम्हारे शरीर में पैंक्रियाज कहाँ है, अगर हमें आज पढ़ाना है डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज क्या होता है, उसमें कौन सा योग करना चाहिए डायबिटीज ताकि वो ठीक हो जाए, आज बच्चों को ये बताना है, तो उसमें उसके अंदर एक जिज्ञासा, क्वेश्चन पैदा करना। प्रश्न बनाने से तात्पर्य यहाँ है कि छात्र के अंदर में ही क्वेश्चन पैदा कर देना, उसके मन में प्रश्न पैदा कर देना। अब हमें डायबिटीज पढ़ाना, डायबिटीज एक ऐसा शब्द है कि हर घर में डायबिटीज के पेशेंट तकरीबन है, हिंदुस्तान में तो बहुत डायबिटीज का हो रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, चिंताओं की वजह से। तो डायबिटीज शब्द आता है, इस शब्द से सब लोग अनभिज्ञ नहीं है, सबको पता है डायबिटीज क्या है। अब हमने पूछ दिया बताइए पुंडिक जी पैंक्रियाज कहाँ स्थित है, तो अब पुंडिक जी को अगर ये नहीं पता है कि डायबिटीज का पैंक्रियाज से कोई संबंध है, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी इनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो इनके मन में प्रश्न उठेगा। प्रश्न ये उठेगा कि हम तो पढ़ने जा रहे हैं डायबिटीज, और सर पैंक्रियाज के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, इसका मतलब पैंक्रियाज से कोई संबंध डायबिटीज का है। मन में क्वेश्चन अब उठ रहा है, और भी कई क्वेश्चन उठ सकते हैं। अगर उनको पता है पैंक्रियाज कहाँ, या तो वो जवाब देंगे या वो मना करेंगे, सर हमें जानकारी नहीं है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं छात्र के अंदर ही खलबली मचा देते हैं, प्रश्न पैदा कर देते हैं, सवाल पैदा करते हैं। उसके बाद है तीसरा, विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न कई होते हैं।
ऐसे तो हम अलग पार्ट से जोड़े तो कई तरह के क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, लेकिन हमने सिर्फ योग से संबंधित विषय को लेकर के यहाँ पर इन प्रश्नों को उनसे जोड़ने की कोशिश की है। इसमें कहते हैं कि यह विशेष ढंग से नए विचार विकसित करने के लिए पूछे जाते हैं, कि आप जो चीज जानते हैं वो तो जान ही रहे हैं, उसके अलावे आप चाहें तो नई चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। और नई चीजें ऐड तब करेंगे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप सोचेंगे ये तो दायरा है, इस दायरा से क्या आगे भी कुछ हो सकता है योग का दायरा। जैसे प्राणायाम करने से लंग्स की कैपेसिटी मजबूत होती है, हमने ये पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि प्राणायाम करने से मन शांत होगा। हमने ये भी पढ़ा पातंजलि योग दर्शन में कि योग क्या है प्राणायाम की परिभाषा, श्वास प्रश्वास विच्छेदन, ये योग की प्राणायाम की परिभाषा हमने पढ़ा हुआ है। अब आपके मन में क्वेश्चन पैदा करने के लिए, विचार करने के लिए आप मजबूर हो जाए, आपसे पूछ देगा टीचर कि बताइए प्राणायाम का नर्वस सिस्टम से कोई संबंध है क्या। अब आपने लंग्स पढ़ा हुआ है, आपने ये पढ़ा हुआ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, आपने ये पढ़ा हुआ जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है ज्यादा मात्रा में। आपने ये पढ़ा हुआ है कि लंग्स में ही जब हम श्वास ले रहे हैं तो ब्लड जो है, लंग्स में ही ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, वहीं से एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अब ये नया क्वेश्चन आ गया कि प्राणायाम और नर्वस सिस्टम का संबंध क्या है, अब नर्वस सिस्टम कहाँ से आ गया। तो ये विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न हो सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है, अभी आप टीचर नहीं बने हैं, आप टीचर बनने की स्थिति में हैं, आपने कहीं कोई कक्षा नहीं ली, आपसे पूछ दिया गया बताइए कि आप जो किसी को योग कराने जाएंगे तो उसका क्रम क्या रखेंगे, पहले कौन से आसन कराएंगे, उसके बाद कौन सा कराएंगे, या प्राणायाम पहले कराएंगे, आसन पहले कराएंगे, आसन में भी कौन सा क्रम रखेंगे, प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम पहले कराएंगे, सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे या डायरेक्ट आसन पर आएंगे। तो आपके मन में प्रश्न उठने लगते हैं, फिर आप टीचर से पूछते हो सर ये बता दीजिए। फिर आपकी जिज्ञासा ऐसी होती है कि आप अपनी डायरी में या नोट में उसको लिखना शुरू करते हो, अलग अलग आसनों का सेट बनाते हैं, अलग अलग लोगों की समस्याओं के हिसाब से हम सेट बनाते हैं। तो विचार करने पर मजबूर करने वाले। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर इसको देखें कि योग में भी इतिहास का बड़ा महत्व है, तो उसमें कहते हैं कि जैसे कि महर्षि पतंजलि, पातंजलि योग दर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन हमें नहीं पता है पूरी तरह से महर्षि पतंजलि कौन थे, क्योंकि इनके बारे में कई किंवदंतियां हैं, कई कहानियां प्रचलित हैं अलग अलग पुस्तकों में। कहीं पर कहा गया यहाँ जन्म हुआ था, इनकी माता का नाम ये था, कहीं कहा गया है कि नहीं ये अंजलि में जैसे ही सूर्य को अर्घ दे रहे थे उस समय आ गए। तो अलग अलग, कहीं पर कहा जाता है कि शेषनाग के अवतार थे, उनके कई सिर थे। तो अलग अलग कहानियां हैं इनके बारे में। अगर एक सवाल आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा माना जाए, क्या सारे तो सही नहीं होंगे, कोई एक ही होगा। और पातंजलि योग दर्शन कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, क्या महर्षि पतंजलि ने खुद से लिखा या महर्षि पतंजलि ने किसी को बताया, उस शिष्य ने लिखा, क्या कोई उनकी पांडुलिपि कहीं मौजूद है। तो हम लोग पूरा पातंजलि योग सूत्र पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो अनुत्तरित रह जाते हैं। तो ये सवाल भी आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या होता है, सोचने पर, आपको विचार करने पर मजबूर कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला चौथा है, कुछ समस्याओं वाले प्रश्न होते हैं कि क्या सिर्फ श्वास रोकना प्राणायाम है, कि हमने श्वास रोक लिया, महर्षि पतंजलि ने कहा है श्वास प्रश्वास विच्छेदक, अगर हम सिर्फ शाब्दिक अर्थ लेकर चले तो हमने उसको ये समझ लिया कि श्वास प्रश्वास का विच्छेद कर देना, ये रोक देना प्राणायाम है। अब मन में आ गया, अब टीचर इसके अलग अलग तरीके से आपको समझाएंगे। ये तो समस्या है, क्या श्वास हमने रोक दिया, कोई मजदूर है कुछ देर तक उसको श्वास रोकना पड़ता है, कोई सामान वो उठाता है भारी सामान, तो क्या वो उस वक्त प्राणायाम कर रहा होता है, क्या उसको प्राणायाम की श्रेणी में रखा जाए या उसको श्वसन की श्रेणी में ही रखा जाए। गाना गाते समय वही चीज है, गाना गाते समय वजन उठाते समय श्वास को नियंत्रित करना पड़ता है, यानी जो गायक होते हैं वो एक श्वास को इतना लंबा करते हैं, उसी में वो अपने लयबद्धता बनाते हैं, क्या वो प्राणायाम की श्रेणी में आएगा। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, समस्या वाले कुछ प्रश्न होते हैं कि रुक तो रहा है सूत्र के हिसाब से, ऐसा बात तो सही है कि हमें कहा गया श्वास को नियंत्रित तरीके से लेना, नियंत्रित तरीके से छोड़ना प्राणायाम है, ये भी हमने लाइन पढ़ा हुआ है।
लेकिन क्या गाना गाने के दौरान जब हम ऐसा करते हैं क्या वो भी प्राणायाम है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। अगला है हमारा बोध कराने वाले क्वेश्चंस। बोध कराने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं छात्रों की ग्रहण शक्ति को बढ़ाते हैं, विचार करने की शक्ति को और बढ़ा देते हैं। क्या हम आसन के सिद्धांतों को क्यों अपनाएं? हम योग का अभ्यास क्यों करें? हमें योग का अभ्यास क्यों करना चाहिए? या आसन के जो थ्योरीज हैं, जो आसन के बारे में बताया गया कि ऐसे आसन करना ही बेहतर होता है, हम उस उन थ्योरीज का पालन क्यों करें? तो ये आपको बोध कराता है कि नहीं, हमें इसलिए करना चाहिए, आपकी कमियां दूर करता है ताकि आप किसी और को बता पाए तो आपको पता हो कि आसन के सिद्धांत को हम इसलिए अपनाते हैं क्योंकि हमें मसल्स को मजबूत करना है, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी कि टोन, एक शब्द कहें टोन करना है, हमें स्वस्थ भी रखना है, हमें प्राणायाम करना, प्राणायाम के लिए हमारा शरीर एक जगह बैठा रहे उसके लिए भी हमें आसन का अभ्यास करना है। तो कई और चीजें हो सकती हैं। अब अगला है तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक कंपैरेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आजकल बहुत प्रचलित है। कहा गया है कि योग अभ्यास और व्यायाम में क्या अंतर है, इससे संबंधित कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कई बार आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बताइए योग और एक्सरसाइज में क्या अंतर है, कहाँ पे अंतर है। तो आप उस समय परेशान ना हो, आप ये तुलनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आता है तो आपको पता होता है कि योग के अभ्यास में गत्यात्मक नहीं के बराबर होता है, कम होता है। योग के अभ्यास में टोन पर ध्यान दिया जाता है, योग के अभ्यास में झटके नहीं आने चाहिए, योग का अभ्यास श्वास के साथ होता है। क्वेश्चन पूछ दिया कि आप प्राकृतिक श्वास जो ले रहे हैं, श्वास लेना छोड़ना, उसमें भी पूरक रेचक हो रहा है, क्या ये प्राणायाम की श्रेणी में आएगा या ये सामान्य श्वसन की श्रेणी में आएगा। तो ये तुलनात्मक प्रश्न होते हैं। अब सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न हैं अगले। अगला प्रश्न का जो श्रेणी है वो है सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। कि सारांश का मतलब होता है कि आपने 1 घंटे का लेक्चर लिया, 2 मिनट में उसको समेट देना, पूरा सारांश हम 2 मिनट में बता दें, उसी को कहते हैं सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा कि जैसे कि मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया और लास्ट में 5 मिनट के लिए हमने कहा, बताइए आनंद जी अभी जो 1 घंटे में आपने जो जो पढ़ा 2 मिनट में उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, सारांश बता दीजिए। तो हम अपनी क्लास में सारे छात्र बताते हैं अपने अपने हिसाब से सारांश। तो ये इसको कहते हैं सारांश प्रस्तुत करने वाले क्वेश्चन प्रश्न। अब कहते हैं अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण क्या क्या होते हैं। अच्छा प्रश्न है ये कैसे माना जाएगा? तो कहते हैं उनमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक है अभी वाला, ये बहुत कॉमन टॉपिक है और इसको समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी बढ़ कहते हैं क्वेश्चन जो है वो छोटा होना चाहिए और उसमें कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसका यूजलेस नहीं होना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे टीवी पर कोई इंटरव्यू चल रहा है और क्वेश्चन जो है एंकर कई बार जो इंटरव्यू ले रहा है वो बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ देता है, इतना लंबा पूछता है कि लोगों को लगता है क्या क्वेश्चन पूछने, इससे अच्छा तो था कि चलो बंद कर दो कोई और चैनल देख लेते हैं, ये जवाब देगा समझ तो आए। तो क्वेश्चन हमेशा छोटा होना चाहिए। मीडिया में भी, कम्युनिकेशन में भी ये पढ़ाया जाता है कि सवाल हमेशा छोटा रखें, सार गर्भित रखें और उसमें कंप्लीट बात हो जो पूछना चाह रहे हैं और सीधे सीधे विषय से जुड़े हुए हो। दूसरा है कि जब सवाल आप पूछ रहे हैं तो ये ध्यान रखें सामने जो आपके छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या श्रेणी, उनकी क्षमता कितनी है, उनके लिंग के हिसाब से भी सवाल पूछे, उनके आयु के भी हिसाब से सवाल पूछे। लिंग से सवाल पूछने से तात्पर्य है यहाँ भेदभाव वाली बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आप किसी गांव में गए हैं और आप योग की कक्षा ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए गांव का माहौल कैसा होता है। वहाँ आपके कक्षा में लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। आप कोई ऐसे सवाल ना पूछ दें जिस लेडीज से जो उनको शर्मिंदा कर दे, तो इसका ध्यान, या जेंट्स से ऐसे सवाल हम नहीं पूछ देंगे कि वो शर्मिंदा हो जाए सबके सामने। तो हमें इसीलिए यहाँ पर लिंग के हिसाब से भी प्रश्न पूछना चाहिए, लिंग और माहौल का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ माहौल कहाँ है, कैसा माहौल है, उसमें जो आपके छात्र हैं कहाँ से आए हुए, उनका बैकग्राउंड क्या है, इससे संबंधित सवाल पूछने चाहिए उसी हिसाब से। अब कठिन प्रश्न बड़े विद्यार्थियों से पूछे, सरल प्रश्न कमजोर विद्यार्थियों से पूछे, ये वाला पहले भी हम पढ़ चुके हैं और इसको दिलो दिमाग में हमें बिठा लेना है।
प्रश्न की भाषा बहुत ही आसान हो, सरल शब्दों में प्रश्न पूछें, कठिन शब्द का प्रयोग आप ना करें प्रश्न पूछने के लिए। और सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए, बच्चों को हतोत्साहित करने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, टीचर को गुस्सा आता है, वो टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड का जब इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, तो आपको डेमोरलाइज करने के लिए कोई सवाल ऐसा जानबूझकर पूछ देंगे जिसका जवाब आपको नहीं पता है, और फिर आप पूरे दिन परेशान रहते हैं। तो ये एक अच्छी टीचिंग स्किल नहीं मानी जाएगी। तो आप कम से कम, जो लोग इस विषय को पढ़ रहे हैं और योग के छात्र होने के नाते, जैसा कि पहले कहा गया है कि आप बड़ी मधुरता से सवाल पूछें, तो आप सवाल बढ़ावा देने वाले पूछें, उत्साहित करने वाले पूछें, हतोत्साहित करने वाले ना पूछें। अब कहा गया है, जो पहले भी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, सवाल सभी विद्यार्थियों से हो, ना कि कुछ विशेष छात्र से हो, सिर्फ पंडित जी ही जवाब देंगे, ऐसा ना हो। प्रश्न विषय जो आपने पढ़ाया उसी के हिसाब हो, अर्थपूर्ण हो, और यहाँ फिर से आया है, प्रश्न हमेशा विनम्रता विनम्रता पूर्वक पूछना चाहिए। अब पंडित जी कह रहे हैं कि आज जो है, आज अपना परिचय दे। अच्छा, किसी विद्यार्थी पर हमला ना करें, उसे परेशान ना करें। कई बार होता है, हम व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए टीचर भी ऐसा कर देते हैं कि वो अपना व्यक्तिगत कुछ, कई बार कुछ हुआ, किसी छात्र ने कोई कमेंट कर दिया था पहले कभी, अब उस छात्र पे हम गुस्सा है, तो हमने उनसे खुन्नस निकालने के लिए, उनको परेशान करने के लिए एक से एक सवाल पूछ दिया, एक नहीं, दूसरा, दूसरा नहीं, फिर बीच में हमने कहा तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम क्या कर सकते हो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। अक्सर ये चीज हम देखते हैं, और इसी वजह से कई बार हम ये नहीं सोचते, हमने अपने बेटे को या हमने स्टूडेंट को तो बहुत अच्छा टीचर लगाया, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं टीचर या पढ़ाते हैं टीचर, लेकिन फिर भी बच्चे में क्यों नहीं है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचिंग स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। हाँ, गुलशन जी कह रहे हैं हमारे साथ ऐसा हुआ, क्या हुआ था गुलशन जी, जरा बताएंगे। अच्छा रुकिए, इसको कंप्लीट प्रश्न वाला कर लेते हैं, फिर मैं बताइएगा। अब जैसे कि मान लीजिए, कई बार क्या होता है, एक जैसे प्रश्न हमें पूछना पड़ता है, हमें वही सवाल पुंडिक जी से पूछा, वही सवाल आनंद जी से पूछेंगे, वही सवाल गुलशन जी से पूछेंगे या जानकी जी से पूछेंगे, तो हमें उस स्थिति में शब्दों को बदल देना चाहिए, सेंटेंस को बदल देना चाहिए, ताकि सवाल एक रास्ता ना लगे, उसमें कुछ चेंजेस लगे, सवाल भले ही एक हो। कोशिश करें हाँ या ना वाले सवाल ऐसे ना पूछें, और अधूरा प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछने का तरीका बताया गया था, बहुत आसान था। गुलशन जी बताइए क्या हुआ था आपके साथ। गुलशन जी। जी सर। एक्चुअली हुआ ऐसा था ना कि जैसे मैं डिप्लोमा के टाइम में एग्ज़ाम दे रहा था ना, जब वो प्रैक्टिकल, तो ऐसा था जैसे कि जिनका एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं साइड में बैठ के अपना रिकॉग्नाइज कर रहा था चीज़ों को, कि क्या क्या पढ़ा है, क्या पूछ सकते हैं। तो वैसे ही एक हमारी मैम थी, नाम नहीं बोलूँगा, तो वो मैम मेरे को, मतलब मेरा एग्ज़ाम नहीं था बट फिर भी मेरे को वो बुला ली, और मतलब क्वेश्चनिंग करने लगी, तो उनको लगा कि इसको नहीं आता है, तो एक क्वेश्चन की तो मैंने जवाब दिया, तो एक और भी 2-3 और भी साथ में बैठे हुए थे, तो उनसे उन्होंने मतलब पूछा ही नहीं। उनसे उन्होंने बोला मैम हमारे से पूछ लीजिए, उन्होंने बोला नहीं तुम्हें नहीं आता, इसको ज़्यादा आता है। तो पूछती रही, एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा, तो कंटिन्यूअस कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछी, जब तक मैं मतलब जवाब देने में सका नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे है लास्ट में कि मैं जवाब नहीं दे पाया, तब छोड़ी वो मेरे को। तो ये चीज़ें होती हैं थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए, ये चीजें आपके साथ हुई, आपको अब ऐसा अनुभव हुआ कि आज तक भी याद है वो अनुभव, इसका मतलब ये टीचिंग स्किल्स का तरीका नहीं था। तो इसमें हम टीचर को गलत ठहराने के बजाय हम ये सोचें कि हमें कल को टीचर बनना है, तो हम ये गलती नहीं करेंगे। देखिए, हम योग के स्टूडेंट हैं, किसी के प्रति दुर्भावना भी नहीं रखेंगे, जो टीचर जिन्होंने ऐसा करा उनके प्रति भी दुर्भावना ना रखें। और हमें क्या करना है
अपने अंदर उन कमियों को दूर कर लेना। हमें पता चल गया कि नहीं ये ठीक नहीं, इससे बड़ा मनोबल गिरता है, बड़ी जो है शर्मिंदगी महसूस होती है, तो हमें ये किसी के साथ नहीं करना। हमारे साथ तो जो हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब एक बार जानकी जी बताइए कि प्रश्न कैसे होने चाहिए, इसका आप 2 मिनट में बता दीजिए, बिना देखे हुए, भले स्क्रीन है आपके सामने, बिना देखे हुए आप बता दीजिए कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए प्रश्न। जानकी जी। सर मिस 2 जानकी है ना सर? जानकी भदौरिया जी। जी सर। सर छोटे वाक्य पूछने चाहिए, और एक क्वेश्चन है ना, एक किसी पूछने में बार बार है ना एक ही क्वेश्चन नहीं पूछे, वाक्य बदल के ही पूछे, और और ना धीरे धीरे जल्दीबाजी नहीं करें, और वो अच्छे से विनम्र से पूछे, और कमजोर विद्यार्थी को सरल पूछिए, और जो जो तेज है पढ़ाई में उसको कठिन प्रश्न पूछे। ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। मुझे जानकी धारवा जी बताइए, जानकी धारवा जी हैं, माइक खोलिए, बताइए अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा जानकी जी से, वो किस श्रेणी में आएगा? जी सर। अभी जो क्वेश्चन मैंने जानकी भदौरिया जी से पूछा, वो क्वेश्चन किस श्रेणी में आएगा? जो 7 क्वेश्चन की श्रेणी हमने पढ़ी है उसमें से किस श्रेणी में आएगा? सर मैं इतने दिन से क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी, कब बताए थे आपने, मेरे को पता नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी ध्यान रखिए, अभी अटेंशन रखिएगा, वो बताऊंगा कौन सी श्रेणी में आएगा। ब्रह्मा जी ठीक है। बताइए, ये क्वेश्चन जो मैंने जानकी जी से पूछा अभी और उन्होंने जवाब दिया, ये किस श्रेणी में आएगा? ये तो इजी क्वेश्चन था सर। अच्छा, इजी क्वेश्चन था। पुंडिक जी बताइए किस श्रेणी में आएगा? सर सातवें प्रश्न, क्योंकि आपने इसमें सब सारा जहाँ तक पूरे प्रश्न आते हैं कैसे पूछे जाएंगे, तो आज में जो 14 नंबर का पॉइंट है उसमें सारा प्रस्तुत, यानी सभी क्वेश्चन का आ जाता है सर उसमें। हाँ, ये श्रेणी है ब्रह्मा जी और ये जानकी जी, ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन था जो 7वां है, प्रश्न के जो हम लोगों ने प्रकार देखे थे, 7 प्रकार देखे थे, सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न हमने पूछा। हमने उनसे कोई एक प्रश्न नहीं पूछा, हमने उनसे कहा कि प्रश्नों के क्या गुण हैं उसके बारे में आप बता दीजिए, जो आपको याद आ रहा है जितना पढ़ा है। तो उन्होंने 4-5 पॉइंट बताए, तो ये सारांश प्रस्तुत किया उन्होंने, छोटे से में जितना डिटेल हमने पढ़ा उस डिटेल का सारांश उन्होंने प्रस्तुत किया। ये सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न थे। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाठ नियोजन। पाठ नियोजन मतलब जो आप पढ़ाने जाएंगे, जैसे कि आज मुझे पढ़ाना है तो मैं पहले से तैयारी, जैसे नोट्स बना रहा हूँ कि पहले क्या बताएंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ाना है, फिर हमें क्वेश्चन भी पूछना है, फिर प्रार्थना शुरू में कराए, लास्ट में भी प्रार्थना कराना है। तो एक हमने जो सीक्वेंस पूरा बनाया, उसमें पहले हम लोगों ने देखा था किन किन सिद्धांतों का ध्यान रख, पहले तो हमने एक कोई अध्यापन विधि चुना था, फिर उसमें किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे वो देखा था। अब सब कुछ हमने देख लिया, तो अब हम जब पढ़ाने 1 घंटे की क्लास जा रहे हैं, तो उस पाठ का हम क्रमबद्ध तरीके से हम पहले से तैयारी करेंगे, उसी को पाठ नियोजन कहा जाता है। कि 1 घंटे के समय में हम कितना समय किस पर दें, कितना समय किस पर दें, पूरा बांट लेना उसको और उसकी तैयारी घर पे कर लेना। तो ये प्रत्येक पाठ की पाठ योजना तैयार की जाती है कि कैसे हमें पढ़ाना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, ताकि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए पाठ नियोजन को ध्यान से देखिए। पहला इसमें कहा गया है कि वातावरण का हमें निर्माण करना चाहिए, यानी कि जो क्लास आप लेने जा रहे हैं तो क्लास में शांतिपूर्ण वातावरण, पाठ नियोजन कैसे किया जाए उसके लिए बता रहे हैं कि वातावरण का निर्माण होना चाहिए। तो वातावरण का, इसको आप पहला नंबर भी दे सकते हैं। पाठ नियोजन में पहला आपका शुरुआती क्या होगा, कहाँ से आप शुरू करेंगे? तो कहते हैं पहले ये देखिए कि आप जहां पर योग की क्लास लेंगे, अगर आपका खुद का है
तो शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। संस्थान का है तो संस्थान से कहलवा करके कोई ऐसी जगह लेंगे जो शांतिपूर्ण वातावरण वाला स्थान हो, और उसी में देखेंगे आपके पास कितने छात्र हैं, उस छात्र के लिए वहां जगह है कि नहीं, और उस छात्र कम छात्रों में या ज्यादा छात्रों में पंक्तिबद्ध लेना है, अर्धचंद्राकार लेना है, गोलाकार लेना, कैसे बिठाना है, तो उसमें उपयुक्त संरचना में हमने सबको बिठा दिया। तो एक शांतिपूर्ण वातावरण लेते हुए हमने स्टूडेंट्स को वहां पर बिठा दिया। शुरुआत हम ऐसे करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में हम लोग बढ़ रहे हैं, इससे के बारे में सबसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। उसके बाद सबको बिठा दिया, कैसे बिठाएंगे, तो किसी धारणात्मक या ध्यानात्मक आसन में बिठाएंगे, कहेंगे किसी धारणात्मक या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। जैसे अभी भी क्लास की होती है तो भले हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं चलिए कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें, कोई एक मंत्र का जाप कर लेंगे, छोटी प्रार्थना कोई कर लेंगे, या नहीं तो प्रार्थनामयी मनोदशा ही बना लेते हैं कि श्वास पर ध्यान ले जाएं, मन को शांत करें, आते जाते श्वास को महसूस करें, ठीक है, अपने गुरुदेव को नमन करें, अपने इष्टदेव को नमन करें, एक माहौल बनाते हैं। तो प्रार्थना मई मनोदशा इसको कहते हैं। आपकी मनोदशा उस विषय से जुड़नी शुरू हो जाती है। आप जो बाहरी दुनिया में अब तक थे, बाहर से आए, अचानक से बैठ गए, तो आपका उस विषय के प्रति एकाग्रता आपकी बढ़नी शुरू होती है, हाँ अब कुछ होने वाला है इससे संबंधित, तो आपकी मनोदशा तैयार हो जाती है, आप रेडी हो जाते हो अब योग का अभ्यास करना। यानी कि आपके मन में सकारात्मक भाव पैदा होता है कि अब हमें योग का अभ्यास करना है। यही पाठ नियोजन का पहला है, चाहे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं चाहे आप थियोरी पढ़ रहे हैं। दूसरा है आपको प्रार्थना करा दिया, अब आप मन एकदम तैयार हो गया आपका अभ्यास के लिए। अब क्या कराना है, क्योंकि प्रार्थना के बाद अब आपको यौगिक अभ्यास की शुरुआत करनी है। आपने आंखें खोल करके बहुत अच्छे से बैठ गए। अब कहते हैं अब जब आपको, अब मान लीजिए हमें प्रैक्टिकल करना है, तो प्रैक्टिकल को 2 भाग में बांट दिया हमने। कहते हैं कि प्रार्थना के बाद आप जो कार्य कराने जा रहे हैं प्रैक्टिकल का कार्य, उसको 2 भाग में बांट दीजिए। कहते हैं कौन से 2 भाग में बांटना चाहिए, तो कहते हैं जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, निर्देश पढ़ा था, निर्देश में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 पार्ट में निर्देश दिया जाता है, ठीक है। पहला था अभ्यास से पहले निर्देश, अभ्यास के दौरान निर्देश और अभ्यास के बाद निर्देश, वो इसी में के अंदर समाहित हो जाएगा। उसमें से जो 2 पार्ट हम यहाँ बांट रहे हैं प्रैक्टिकल अभ्यास को, कहते हैं पहला पार्ट में क्या है कि आप निर्देश से शुरू करें। आज हम लोग कक्षा शुरू करने वाले हैं, आज हम लोग खड़े होकर के कुछ अभ्यास करेंगे, तारासन का, तिर्यक तारासन का, हम लोग कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे, या हम लोग आज तारासन के साथ साथ त्रिकोणासन का भी अभ्यास करेंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पृष्ठभूमि बना रहे हैं, एक हम मौखिक प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं अभ्यास से ठीक पहले, प्रार्थना के ठीक बाद, प्रार्थना के ठीक बाद और अभ्यास यौगिक अभ्यास से ठीक पहले हम पृष्ठभूमि दे रहे हैं, मौखिक प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। फिर हमने कहा कि हमें जो अभ्यास करना है, जैसे पहला अभ्यास हम तारासन का अभ्यास करेंगे, तो देखो तारासन जो है क्यों जरूरी है, हमें पूरे शरीर में खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग आती है और इससे बच्चों को कराओ तो उनकी हाइट भी बढ़ती है। तारासन से जो है एक टोन भी उत्पन्न होता है। तारासन कमर दर्द के लिए भी अच्छा अभ्यास होता है। तो हम बताएंगे, देखो अब इसमें दोनों पाँव को सटाना चाहिए, दोनों बिल्कुल सम स्थिति में खड़ा होना चाहिए, दोनों एड़ी पंजे मिले हुए हों, फिर हमारा शरीर बिल्कुल सीधा हो, दोनों हाथ आगे, मतलब हम अभी मौखिक बता रहे हैं। मौखिक बताने के दौरान अब ये शिक्षक पे डिपेंड करता है कि उनकी प्रस्तुति कैसी है, उनकी कुशलता इसी बात पर है कि वो बच्चों में रोमांच भर दे उस अभ्यास के प्रति। डायरेक्ट अभ्यास ना भी बताए, वो बताए कि सिर्फ ये बता दे कि देखो तारासन का अभ्यास करने से तो इतना अच्छा होता है कि लगेगा जैसे सारी थकान मिट गई, हम अभ्यास करने जा रहे हैं, अभी देखना अभ्यास करके कितना अच्छा होगा। और अगर ये अभ्यास बच्चों को कराए तो उनकी हाइट भी बढ़ती है। तारासन के अभ्यास से पेट के लिए भी अच्छा होता है, पेट साफ करने में भी ये अभ्यास मदद करता है। तो अगर हम ये कुछ रोचक जानकारी देते हैं, मौखिक प्रस्तुतिकरण करते हैं, निर्देश देते हैं, तो ये पहला पार्ट हमारा।
अब दूसरा जो पार्ट है, अब प्रदर्शन। हमने तारासन के बारे में बता दिया, सारी जानकारी हमने मौखिक दिया। अब कहते हैं अब हमें तारासन पहले करके दिखाना है, पहले खुद करके दिखाएंगे तब छात्र से करवाएंगे। तो कई टीचर क्या करते हैं, एक छात्र को बुला लेते हैं मंच पे या सामने, कहते हैं देखो तारासन पहले सब लोग देखो, सब लोग यहाँ ध्यान दो, ये छात्र कर रहा है, पुंडित जी कर रहे हैं, इनको देखो सब लोग, फिर सब लोग बाद में अभ्यास करें। कहते हैं इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, आपने बड़े से स्क्रीन पर वीडियो चला दिया तारासन का, कहा इसको देख लो, इसके बाद अभ्यास कर लो। तो तीन तरीका हो गया। एक तरीका हुआ कि आप खुद से अभ्यास करके बताएंगे, दूसरा तरीका हो गया आपने एक छात्र को ले आए, उनसे डेमो करवाया, तीसरा तरीका हो गया आपने एक दृश्य और श्रवण विधि से कोई वीडियो आप दिखा रहे हो, दोनों का इस्तेमाल करते थे। तो कहा गया है सबसे तीनों में बेहतर है टीचर जब खुद से अभ्यास करके बताए, सबसे प्रभावी और व्यवहारिक इसी विधि को माना जाता है। ऐसा उस स्थिति में ना करें जब आपकी तबीयत खराब है या आप शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, आप बीमार हैं, उसके बाद आप आए हुए कॉलेज या उस संस्थान पर, तब अलग बात है आप दूसरी विधि का इस्तेमाल करने। लेकिन आप जब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो आप यानी शिक्षक खुद से डेमो दें। प्रदर्शन मतलब डेमो टीचर को खुद से देना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जब टीचर खुद से डेमो देता है तो छात्रों में उत्साह बढ़ता है, छात्र उत्साहित होते हैं और वो टीचर से उनका स्नेह भी बढ़ता है, टीचर के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। और वो छात्र को जब फिर कहा जाता है कि तुम खुद से अभ्यास करो तो छात्र और उत्साहित होकर के अभ्यास करता है। जब हमारे टीचर कर सकते हैं और टीचर ने खुद करके दिखाया तो हम भी करेंगे। इनमें और बातों का ध्यान रखना है कि जब टीचर अभ्यास कर रहे हैं खुद से, तो वो इसलिए भी अभ्यास टीचर करना चाहिए क्योंकि उनका अब प्रैक्टिस उनकी पहले से बहुत अच्छी है। तो वो जो डेमो देंगे वो दोष रहित डेमो होगा, वो पूर्ण डेमो होगा। तो एक पूर्ण चित्र जो है छात्रों के सम्मुख बनेगा तो छात्र गलत अभ्यास नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अभी जैसा मैंने बताया कि दृश्य और श्रव्य सामग्री से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, आप कोई वीडियो चला सकते हैं बड़े से स्क्रीन पर, लेकिन अध्यापक का प्रदर्शन ही उत्तम माना जाता है। जैसा अभी कहा हमने कि अध्यापक के प्रति तब छात्र की श्रद्धा उत्पन्न होती है, आदर का भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा, पहले हम एक शांतिपूर्ण माहौल ले लेंगे, एक हॉल ऐसा होना चाहिए, इसमें क्यों दिक्कत है, ले ले। और उस हॉल में जो है बैठना है अच्छे से मतलब ध्यानात्मक धारणात्मक आसन में बैठना है। उससे पहले पंक्ति लगानी है कि कितने छात्र हैं, कैसे बिठाना है। उसके बाद कहा गया है कि हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के बाद जब हम यौगिक अभ्यास शुरू करेंगे तो यौगिक अभ्यास शुरू करने में दो पार्ट मार देंगे। पहले तो हम मौखिक प्रस्तुति देंगे उसका, और उसके बाद हम फिर जो है प्रैक्टिकल अभ्यास बताएंगे। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल अभ्यास, टीचर ने करके डेमो दे दिया। अब उस डेमो के बाद क्या करेंगे, अभ्यास का विश्लेषण करेंगे। डेमो हमने दे दिया, हमने तारासन करके दिखा दिया कि देखिए मैं ऐसे तारासन कर रहा हूं, आपको भी ऐसे करना है। तारासन के बाद और जो जानकारी विश्लेषण बची हुई है वो हमें देना है कि हम दोनों पांव देखो मिलाया हमने, पहले एक बार फिर से बताना है। अब मौखिक फिर से हम बता रहे हैं, या तो किसी को बुला लिया या खुद से करके फिर से एक बार डेमो दे दिया, और एक बार डेमो दे रहे हैं उसको बताते हुए कि देखो पहले हमने, पहला स्टेप हमारा ये था दोनों पाँव मिलाया, सीधे खड़े हुए। दूसरा स्टेप हमारा था हाथ सामने ले गए, हाथ को लॉक किया। तीसरा स्टेप था हमारा, हमने हाथ को फिर पलट दिया, फिर हम श्वास लेते हुए ऊपर गए। चौथा स्टेप, इसी को क्रमबद्ध तरीके से ऊपर गए। अब हमने श्वास छोड़ दिया, फिर एक लंबा श्वास लिया, फिर हमने एड़ी उठाया, ऊपर गए, और फिर हम अपनी क्षमता अनुसार श्वास नॉर्मल करते हुए रुके हुए। एक अलग अलग टीचर के बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो ये क्रियाविधि हम बता रहे हैं, अभ्यास का विश्लेषण उसको बता रहे हैं। किसी भी अभ्यास को हम क्रमबद्ध तरीके से, एक ही बार में पूरे तारासन में नहीं आ जाना है या शीर्षासन में नहीं आ जाना है, या आपको किसी और अभ्यास में डायरेक्ट ना आकर के स्टेप बाय स्टेप आना है, वो विधि हम बताते हैं। साथ साथ ये भी बता देते हैं
किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनमें से कुछ छात्र ऐसे हों जिनको कि वो अभ्यास नहीं करना, कमर में दर्द हो या उनके कोई और परेशानी हो, उस अभ्यास के बारे में बताएंगे। देखो ये अभ्यास ये वाले छात्र ना करें। अर्थराइटिस, जिनको बहुत एक्यूट अर्थराइटिस है, वो तारासन के अभ्यास से शुरुआत में बचें, जब प्रोसेस ठीक होगा तब करना। या जिनको ज्यादा चक्कर आ रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो अभी एडी मत उठाना, ध्यान, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्या करें क्या ना करें आप बता सकते। अब क्या होगा, इतना आपने बता दिया, अभी तक छात्रों से आपने अभ्यास नहीं कराया है। अब आप छात्रों को वैयक्तिक अभ्यास हेतु समय देंगे कि वो व्यक्तिगत तौर पर अभ्यास करें। वैयक्तिक अभ्यास में क्या होता है, अब आप कह देंगे चलो अब सब लोग अभ्यास करो अपना अपना अपना। तो अपना अपना वैयक्तिक अभ्यास, यहाँ देखिए वैयक्तिक शब्द जुड़ा हुआ है। वैयक्तिक अभ्यास का है, आपके छात्र 40 हैं और 40 को आप वैयक्तिक अभ्यास करा रहे हो, तो आपने कहा चलो सब लोग करो, तो जरूरी नहीं कि सब एक साथ करेगा। वैयक्तिक का मतलब सब छात्र करेगा अभ्यास, लेकिन सब अलग अलग। हो सकता है 2 सेकंड पहले उठाए, कोई 2 सेकंड बाद उठा रहा है हाथ, कोई अभी हाथ उठा रहा है, कोई थोड़ा सा जल्दी कर रहा है, थोड़ा सा लेट कर रहा है। तो उस दौरान वैयक्तिक अभ्यास में जब करेगा सब कि एक बार अब सब लोग प्रयास कर लो, फिर हम लोग सामूहिक अभ्यास करेंगे, तो उस समय टीचर को जो है उनको देखना चाहिए, हर तरफ नजर रखनी चाहिए कि कौन वैयक्तिक अभ्यास में कैसा कर रहा है, किसमें कितनी मेहनत की जरूरत है, कौन ठीक से नहीं कर रहा है, किसको कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा छात्र को ये गलत तरीके से कर रहा है। आप उनको जाकर के उसी समय छात्र को टोकें, उनको कहे कि नहीं यहाँ पे तुम्हारी त्रुटि त्रुटि रह रही है, ये तुम गलत तरीके से कर रहे हो। आपको छात्रों के बीच में जाना पड़ेगा, बीच में जा करके आप कहेंगे उनको, उनकी कमियां बताएंगे और घूमते रहेंगे। इस समय एक शिक्षक की भूमिका बहुत ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि छात्र आपके पास ज्यादा है और छात्र ज्यादा होने की वजह से आपको घूमना पड़ रहा है, एक एक छात्र पे नजर रखनी पड़ रही है। या कई और अच्छे योग संस्थान में एक टीचर होते हैं, उनके साथ कई हेल्पर होते हैं जो कि पहले से निपुण होते हैं उन अभ्यासों के, या तो वो नजर रखते हैं छात्रों पर टीचर के साथ साथ, और टीचर व्यक्तिगत तौर पर और या वो सहायक व्यक्तिगत तौर पर हर छात्र को ठीक करवा रहे हैं। अभी सब छात्र व्यक्तिगत तौर पर अभ्यास कर रहे हैं। अब जब ये अभ्यास हो गया, सबको उनकी कमियां भी बता दी गई, अब समूह अभ्यास शुरू होगा। अब कहा जाएगा, अब टीचर कहेंगे यानी आप कहेंगे अपने छात्रों से कि अब सब लोगों ने व्यक्तिगत अभ्यास कर लिया, सबका हो गया, समझ गए? जी सर समझ गए। अब हम लोग एक साथ अभ्यास कर ले? जी सर अब हम लोग एक साथ अभ्यास करेंगे। अब जो अभ्यास होगा वो शिक्षक निर्देश देंगे कि दोनों पांव मिलाए, दोनों हाथ सामने ले जाए, श्वास लें या छोड़ें। वो जैसे जैसे टीचर निर्देश देंगे छात्र वैसे वैसे करेंगे, यानी कि एक रूपता होगी समूह में। अब एक साथ अभ्यास सभी छात्र करेंगे, इसी को सामूहिक अभ्यास कहा जाता है कि निर्देश के साथ साथ, शिक्षक के निर्देश के साथ साथ अभ्यास छात्र एक साथ कर रहे, आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। जब ये अभ्यास कर रहे हैं तो यहाँ उनसे कुछ अशुद्धियां भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो पहला ही दिन है या दूसरा ही दिन है। तो समूह अभ्यास के दौरान भी छात्र या उनके जो टीचर और उनके जो असिस्टेंट्स हैं, वो उनकी टीम जो है छात्रों के पूरे समूह पर नजर रखती है। अच्छा चलो इधर से तो 5 लोग हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, उन पे नजर अभी नहीं देते, दूसरी तरफ ठीक नहीं कर रहे हैं, उधर ठीक नहीं कर रहे हैं, जहां जहां ठीक नहीं कर रहे हैं वहां वहां वो ध्यान देकर वहां वहां पहुंच जाते हैं। पहुंच करके वहां निर्देश उनका चलता रहता है, जो लोग अच्छा अभ्यास कर रहे हैं वो रोके रहे, जो नहीं कर रहे हैं वो इस तरीके से करें, यहाँ आपकी कमी हो रही इसको ठीक करें। उनका निर्देश उस दौरान भी चलता रहता है समूह के अभ्यास में, और यही चीज वैयक्तिक अभ्यास में भी चल रहा था, ध्यान दीजिएगा, जैसा कभी हमने बताया। सेम वही चीज सामूहिक अभ्यास में भी चल रहा है। पूरी अभ्यास आपने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया, आपकी त्रुटियां भी बता दी, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करा दिया, आपने फिर से करेक्शन भी कर दिया। अब आप फिर से वापस आ गए उसके बाद है निर्देशन का कार्य। निर्देशन का कार्य यानी कि सामूहिक अभ्यास जब आप कर रहे हैं तो आपको निर्देश मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को करेक्शन कराने आप गए, उन्हीं करेक्शन में लग गए, जो बेचारे अब अभ्यास कर रहे हैं वो लटके हुए हैं कि सर कितनी देर तक रुकना है। तो आपको साथ साथ निर्देश भी देना होगा
कि जो लोग अपनी क्षमता अनुसार नहीं कर पा रहे हैं अभ्यास, वो धीरे धीरे वापस आ जाए। जो लोग रुक सकते हैं 10 सेकंड और वो रुके। मतलब इसमें एक चीज खास कहा गया, जब आप उसी दौरान के बाद है निर्देशन का कार्य। उस दौरान जब आप निर्देश भी दे रहे हैं तो निर्देश लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। जैसे कि एक योग के टीचर को कभी भी ऐसे शब्दों का या ऐसे सेंटेंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो चुभे। ए क्या कर रहा है, चल खड़े हो जा, तू इधर से कर ले, ए लड़के तू पीछे वाले क्यों नहीं कर रहा। ऐसा बहुत सारे टीचर करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी हुई है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में टीचर इतने लयबद्ध तरीके से, इतने धीरे धीरे आपको निर्देश देते हैं कि आपको आनंद आ जाता है, आपके अंदर एक उत्साह आ जाता है। उसका रीजन है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर आप, हाँ काफी पोलाइट है, अगर आप, और यही चीज लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में इस बात की थोड़ी कमी थी। वहां पे ऐसे लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल कर दिया जाता था जो नहीं करना चाहिए। तो लयबद्ध तरीके से करने पर क्या होता है, एक तो आपका मन उत्साह बना रहेगा, टीचर के प्रति आपका सम्मान बहुत ज्यादा होगा, और जल्दबाजी में झटके से आप अभ्यास नहीं करेंगे। कई बार हम झटके से अभ्यास करते हैं, जल्दबाजी में कर, जब बोलते अरे उठाओ, हाथ उठाओ, साइड करो, जल्दी से झुको, अब जल्दी से झुक गए, पता चला कोई मसल्स उधर खिंचाव आ गया, मसल्स में दर्द हो गया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं धीरे धीरे हाथ उठाएं, अपनी क्षमता अनुसार उठाएं, तो क्षमता अनुसार का भी बोल दें, और जितना हो सके उतना उठाएं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जाए, और प्यार से बोले। लेडीज लोग बहुत अच्छे से, उनकी आवाज भी मधुर होती है, तो उस मधुर आवाज का इस्तेमाल करें, इसमें अपने अध्यापन कार्य में इस्तेमाल करें। आपकी अध्यापन की क्षमता, और छात्र आपके कायल हो जाएंगे उस क्षमता को देख करके। उसके बाद कहा गया है प्रदर्शन की पुनरावृत्ति। अब सामूहिक अभ्यास आपने कर लिया, सामूहिक अभ्यास के बाद कुछ छात्रों में त्रुटि रह गई होगी, या ज्यादातर छात्रों में रह गई होगी, या सभी छात्रों में रह गई होगी। जो त्रुटि रह गई है उसको प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करके, यानी कि उनको बता करके कि देखो आपसे ये गलती हो गई थी, निर्देश देंगे कि ऐसा अब मत करना, ये वाली गलती आपसे हुई, ये गलती दोबारा मत करना, इससे आपको नुकसान हो सकता है, या इससे जो योग का पूरा फायदा है, उस आसन का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो ये सुझाव दिया जाता है, त्रुटियों को बताया जाता है। प्रदर्शन की पुनरावृत्ति है। अब अभ्यास की पुनरावृत्ति, अभ्यास की पुनरावृत्ति में कहा गया है कि कमियां बता दिया, जब अभ्यास से वापस आ गए, कमियां बताने के बाद हमने कहा कि अब समूह में एक बार फिर से उसी अभ्यास को करो, इस बार कोई कमी ना हो। सब लोग ध्यान रखना कि जो कमियां पिछली बार हुई थी वो इस बार ना हो। अब समूह में फिर से हमने अभ्यास करा दिया। समूह में अभ्यास करने के बावजूद भी थोड़ी सी कमी रह गई। अब जब थोड़ी सी कमी रह गई तो हमने क्या करा, उन गलतियों को फिर से सुधारने के लिए उनको वापस बुलाया, और टीचर ने कहा एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ। अब देखिए टीचर दूसरी बार अभ्यास करेंगे, तो फिर से टीचर खुद से अभ्यास करे, छात्र से कराए, या किसी वीडियो को चला करके कराए। अब इस दौरान जो मुख्य बातें कुछ छूट गई हों, या अभ्यास कराने के बाद लगा कि ये चीजें पहले जो बताया छात्र ठीक से नहीं समझ पाए, उन मुख्य बिंदुओं को भी साथ साथ हम बता देंगे। ठीक है, हमने बता दिया। अब उसके बाद फिर अब अभ्यास नहीं कराएंगे, सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया। अब आप लोग थक चुके हैं, बहुत अभ्यास कर लिया आपने, अब जो है थोड़ा सा विश्राम करें, या शवासन करा दिया, या और भी विश्राम के जो भी है, मकर आसन करा दिया, जिनको जो अच्छा लगे, या कई बार योग निद्रा करा करके रिलैक्स करा देते हैं। तो आपने विश्राम लास्ट में बहुत जरूरी है। उसी दौरान बता रहे हैं कि विश्राम से पहले, ठीक पहले, पाठ समाप्त होने से ठीक पहले महत्वपूर्ण तथ्यों का सार बताना चाहिए। सारांश जो अभी शब्द इस्तेमाल हुआ था, जैसे जानकी भदौरिया जी ने सारांश बताया था 1 मिनट में, वैसे ही जो पढ़ाया, जो बताया, उसका सारांश बता के आप कर दें, विश्राम करा दें, और फिर कक्षा समापन हो गई आपकी। इस तरह से जब आप सारांश बताते हैं तो स्मृति पटल पर उसकी छाप रह जाती है, पूरी तरह याद हो जाता है।
एक नज़र में पूरी प्रक्रिया फिर से देख लेते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या क्या बताया एक एक लाइन में। पहले हमने एक बहुत बढ़िया अनुकूल वातावरण लिया, प्रार्थना में स्थिति ली, प्रार्थना हम लोगों ने करा, ठीक है। उसके बाद शाब्दिक प्रस्तावना दिया, मौखिक हमने बताया उस अभ्यास के बारे में, आपको संकल्प दिलाया कि सब लोग बैठे अच्छे से अभ्यास करेंगे, संकल्प लें योग का। हम तारासन का अभ्यास करने जा रहे हैं, उसको इसलिए करना चाहिए, या आप जब किसी को कराओगे तो ऐसे कराना चाहिए। उसके बाद हम यौगिक अभ्यास का प्रदर्शन करेंगे, कौन? शिक्षक जो है, आप प्रदर्शन करेंगे उस तारासन को या शीर्षासन को करके दिखाएंगे। और उसके बाद संपूर्ण क्रियाकलापों को कई भागों में बांटते हुए अभ्यास कराएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। एक बार प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद विश्लेषण किया। उसके बाद अभी आता हूं, उसके बाद विश्लेषण करने के बाद छात्रों से वैयक्तिक तौर पर हम कराएंगे अभ्यास। फिर उसके बाद वैयक्तिक के बाद हम सामूहिक अभ्यास कराएंगे, और दोनों ही अभ्यास के दौरान हम उनका मार्गदर्शन भी करेंगे, उनका पर्यवेक्षण भी करेंगे, यानी देखेंगे भी, उनकी त्रुटियों का भी पता लगाएंगे, उन्हें सुधारने की भी कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद क्रिया का फिर से विश्लेषण करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को बताएंगे, और एक बार फिर से स्पष्टीकरण देते हुए टीचर खुद से प्रदर्शन करेंगे। फिर से सामूहिक अभ्यास कराएंगे, उसके बाद पाठ का पूरा सार बता देंगे, और अगर जरूरी हुआ तो फिर से प्रदर्शन कर सकते हैं, और अंत में शवासन कराकर विश्राम दे देंगे। ये पूरे पाठ का हमारा नियोजन था, हमने 1 मिनट में सारांश में आपको बता दिया। अभी हाथ उठाया था कि नहीं? ने हैंड रेज किया था? हाँ, गुलशन भी हैंड रेज कर, बताए गुलशन। गुलशन जी बताए। नहीं बताएंगे? संजय खुराना जी ने हैंड रेज किया, संजय जी बताए। सर, ये जो आपने प्रदर्शन पुनरावृत्ति 2 बार आया इसमें, तो जो सेकंड प्रदर्शन पुनरावृत्ति जो पहली बार आया उसमें भी टीचर क्या दोबारा से करके दिखाएंगे? नहीं, उसमें प्रदर्शन पुनरावृत्ति पहला वाला जो है उसमें टीचर करके नहीं दिखाएंगे। ओके। उसमें जो है कुछ छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को बताएंगे और छात्रों से ही करवा लेंगे जिनमें कमी रही थी। जी जी। ठीक है, या फिर नहीं भी कराएंगे तो उनकी कमियां बता करके, उस समय वो अभ्यास नहीं कर रहे, कमियां बता के उनको बता देंगे गलतियां, और कहेंगे कि ऐसा दोबारा मत करना, ये सुझाव दे देंगे। ऐसा इसलिए ये भी बता सकते हैं, ऐसा तुमसे कमियां ये हो गई कि तुम ये गलत तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। उसमें टीचर नहीं कर रहे हैं उस समय, ठीक है। और फिर उनको अभ्यास की पुनरावृत्ति, फिर सामूहिक अभ्यास करा रहे हैं, और दूसरा वाला प्रदर्शन पुनरावृत्ति जो है उसमें टीचर खुद से करके दिखा रहे हैं। जी, लेकिन सर जैसे टीचर जब दोबारा करके दिखा रहे हैं फिर उसके बाद तो करा नहीं रहे हैं इनसे, स्टूडेंट से। हाँ, उसके बाद नहीं करा। उसमें 2 चीजें कही गई, यहाँ पर छूट दी गई है। छूट ये दी गई है कि इसके बाद चाहे तो समय हो तो कराए, ना हो तो ये फाइनल आप ये बता करके उनके ऊपर छोड़ दें कि अब आप घर पे अभ्यास करें। ये जो अब तक हम लोग सारांश पढ़ते आए हैं, या उसमें जो और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ये चीजें बताई गई। जी, क्योंकि आपको समय का भी ख्याल रखना होता है। 2 बार आप ऑलरेडी अभ्यास करा चुके हैं, और 2 बार आपने खुद से किया हुआ है, तो 2 बार आपने किया, 2 बार उनसे करा दिया। ठीक है, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि आप खुद से अब अभ्यास इसका घर पे कीजिएगा, फिर अगली क्लास में हम उसको बढ़ाएं। ठीक है सर, मेरा वाला क्वेश्चन ये था कि जैसे कई जगह पे मैंने देखा है वो अभ्यास से पहले कम से कम 25 से 30 मिनट का ध्यान करवाते हैं, उसके बाद अभ्यास कराना कहाँ तक बेहतर है? देखिए, इस पुस्तक के हिसाब से तो ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन ध्यान वाला पार्ट कल आएगा तो उसमें देखते हैं ध्यान वाले पार्ट में। हाँ, क्योंकि हम लोग भी जैसा कराते हैं तो ध्यान का मतलब होता है लास्ट में, ना कि शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करना होता है। हाँ, होता तो ऐसे, हालांकि ये जनरली नहीं कराया जाता है। हाँ, कई जगह पे नहीं देखा मैंने, 1 ही 2 जगह पे ये चीज देखा था। किसी विशेष परिस्थिति, किसी विशेष उससे उद्देश्य से किया जा रहा हो तो अलग बात है, जनरली ऐसा कराते नहीं है। देखिए, कल जैसे हम लोग ध्यान का पाठ नियोजन कैसे किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। योगा में ये सिस्टम है, पहले शवासन में ले जाते हैं, विश्राम करवाते हैं, उसके बाद फिर योगाभ्यास शुरू करते हैं।
हाँ, ये practice है कई इसका। कई जगहों पर ये चीज है, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, अगर आप लोगों को याद हो, क्रिया योग की प्री प्रैक्टिस में ऐसा बताया गया था कि जो शुरुआती छात्र हैं वो थोड़ा सा पहले शवासन में अपने आप को रिलैक्स कर ले, उसके बाद उठ करके अभ्यास करेंगे, लेकिन उसमें शारीरिक अभ्यास नहीं था। तो ये जरूरी नहीं कि पहले शवासन में आए पहले शवासन में कर ले, वो ध्यानात्मक। इसमें देखिए हम पुस्तक कौन सा पढ़ रहे हैं, योगाभ्यासों की अध्यापन विधि। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि वो चीजें नहीं है जो अभी उमेश जी ने कहा या जो गुलशन जी ने कहा कई संस्थानों में कराया जाता है। तो योग के तो प्रदर्शन के तरीके 50 हो सकते हैं, 1000 लाख हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर योगाभ्यास की अध्यापन विधि में जैसा बताया गया है, शांतिपूर्ण माहौल, पंक्तिबद्ध या जैसे भी बैठाना हो वैसे बिठा ले, धारणात्मक ध्यानात्मक आसन में बिठाए, प्रार्थना कराए, यही शुरुआत का तरीका बताया गया।